Hello, hello students. Welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 20th June 2024. So आज की क्लास में हम 20 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 20th जून 2024. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई एग्जाम के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है ऐसी कोई न्यूज बन रही है तो वो कवर करेंगे. सेकेंड, हम नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार के थ्रू या सेंट्रल किसी कोई भी अथॉरिटी या बॉडी है उसके थ्रू कोई न्यूज आ रही है तो वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे. बैंक और वित्त समाचार, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज हम देखेंगे. उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम कवर करेंगे. कुछ स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है. उसके साथ साथ हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज अगर कहीं से बन रहे हैं. रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, रैंक एंड रिपोर्ट समाचार, सम्मेलन और शिखर बैठक. उसके साथ साथ हम देखेंगे पुरस्कार और मान्यताएं समाचार, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन. और क्लास के लास्ट में हम देखेंगे समरी और सारांश ऑफ दिस लेक्चर की आज की क्लास का सारांश क्या रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने कवर किया है. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. अभी दो देश की सरकारों के बीच में गवर्नेंस यानी शासन के सुधारों को लेकर समझौता किया गया है 5 साल के लिए. और ये दो देश कौन कौन से हैं? इंडिया और गाम्बिया. तो अभी भारत और गाम्बिया ने शासन सुधारों पर समझौते के लिए 5 साल के लिए एक दूसरे के साथ हस्ताक्षर किए हैं. तो प्रशासनिक सुधारों जन शिकायत विभाग विच इज DARPG और गाम्बिया के लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण पर अपनी समझौते ज्ञापन को 8 जुलाई 2024 से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है. भारत में गाम्बिया के राजदूत मुस्तफा जवारा और DARPG के सचिव वी श्रीनिवासन द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्रमिक प्रशासन और शासक सुधारों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है. लोक प्रशासन और शासन सुधारों पर एक संयुक्त कार्य समूह इस समझौते ज्ञापन के तहत स्थापित किया गया है. तो काफी इंपॉर्टेंट MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इंडिया और गाम्बिया के बीच में साइन किया गया, जिसका पर्पस क्या है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के सहयोग से जो गवर्नेंस है, जो शासन है उसमें क्या ला सके, जो प्रशासन है, जो कर्मचारी प्रशासन है उसमें सुधार ला सके और बेसिकली उसमें क्या कर सके, रिबर्स्ट कर सके उसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को. नेक्स्ट है सिप्री. सिप्रीज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर. तो सिप्री ने अभी क्या की है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार जो परमाणु शतागन है जनवरी 2023 में वो 164 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2024 में 172 हो गए हैं. तो भारत के पास 172 वारहेड्स हैं और पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हैं. और ये किस रिपोर्ट ने बताया है? सिप्री ने बताया. भारत के बाद अब पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हैं, जिसमें 2023 से 170 वारहेड्स बनाए रखे हैं. 2024 का सिप्री ईयरबुक भारत की परमाणु क्षमताओं में इस वृद्धि को उजागर करता है. रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु खर्च में 13% की वृद्धि का भी उल्लेख किया गया, जिसमें वृद्धि का 80% हिस्सा अमेरिका का है. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज. तो ये भी हमारी अगली इंटरनेशनल न्यूज है. पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख SDG पर पिछड़ रही है दुनिया. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
तो 2000 बेसिकली हम सबको पता है संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्रीज को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य दिया हुआ है जो उन्हें 2030 तक क्या करना है, फुलफिल करना है। तो अभी बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि जो वर्ल्ड है वो एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हंगर में काफी पीछे है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हेल्थ सुधारनी है लोगों की और जीरो हंगर करना है, ये सस्टेनेबल गोल्स में से वन ऑफ द गोल्स हैं विच इज डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया है एनवायरनमेंट, हेल्थ और हंगर में काफी पीछे जाती जा रही है। 2023 तक केवल 16 एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में है जबकि 84% प्रगति में उलटफेर दिख रहा है। यानी यूएन ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर कंट्रीज क्या करेगी, जो जो यूएन का पार्ट है वो टारगेट अचीव करेगी, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 16% ही एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। रिपोर्ट में 2020 से एसडीजी प्रकृति में ठहराव को उजागर किया है, विशेष रूप से शून्य भूख, सशक्त शहर, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कोविड-19 महामारी ने मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा दिया है जिससे जीवन प्रत्याशा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। क्लियर? तो याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स किसके थ्रू जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन के थ्रू जारी की जाती है। टारगेट कब तक का है कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सतत विकास है उनको पूरा करने का, तो 2030 तक रखा गया है। कितने सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूएन ने कंट्रीज को दिए हैं। तो दूसरा गोल है हमारा जीरो हंगर, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन और 15वां है लाइफ ऑन लैंड। तो इस तरह से करके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो भारत सरकार ने नीलामी से पहले अपतटीय खनिजों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। तो जो माइंस ऑफशोर हैं बेसिकली उसको लेके, उसकी नीलामी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स जारी किए हैं। तो भारत सरकार ने 6 जून 2024 को ऑफशोर क्षेत्र विच इज खनिज संसाधन का अस्तित्व नियम 2024 पेश किया है जो ऑफशोर खनिज संसाधनों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा है। ये नियम अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के लिए के तहत जारी किए गए थे। नियम विभिन्न निष्पेक्षोर खनिजों के लिए अन्वेषण मानकों को निर्दिष्ट करते हैं जिससे निर्माण ग्रेड सिलिका रेत, कैलकेरियम मिट्टी, फॉस्फेट अवसाद और दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनिज शामिल है। खनन मंत्रालय जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सत्येंद्र चंद्र दुबे कर रहे हैं, इन नियमों की निगरानी करता है। तो भारत सरकार ने नीलामी से पहले अपतटीय खनिजों के लिए नियम पेश किए। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। संकल्प नेत्र फाउंडेशन इंडिया ने भारत में नेत्र देखभाल के लिए अपनी तरह की पहली नवाचार प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो शंकरा आई फाउंडेशन लिमिटेड है, उसने गोपाल स्वामी दोरा स्वामी नायडू चैरिटेबल के समर्थन से भारत में नेत्र देखभाल के लिए अपनी तरह की पहली इनोवेशन लैब एस्टेब्लिश की है। लैब का ध्यान अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और नेत्र देखभाल की उन्नति पर केंद्रित है, विशेष रूप से वंचित जनसंख्या के लिए। इसमें सिमुलेशन प्रयोगशालाएं, सर्जिकल प्रशिक्षण सुइट्स और टेली नेत्र विज्ञान प्रशिक्षण क्षेत्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रयोगशालाएं CDSCO DCGI द्वारा अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों का संचालन करेंगी और नए उपकरण विकास, AI सर्वाधिक चिकित्सा रिकॉर्ड और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। तो याद रखना है संकरा आई फाउंडेशन लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब फॉर आई केयर इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। तो कैबिनेट से है बेसिकली, रिसेंटली जो भारतीय कैबिनेट है उसने NFIES को स्कीम को अप्रूवल दे दिया। ये NFIES स्कीम क्या है? नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। इसका काम क्या है? जो फोरेंसिक कैपेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर को इंक्रीज करना। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? लगभग 2254 करोड़ रुपए की लागत के साथ
5 साल के लिए इस योजना को मंजूरी दी है, इस स्कीम को मंजूरी दी है। यह पहल गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और जनशक्ति में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत की फोरेंसिक क्षमताओं को और मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना और मैन पावर्स को बढ़ाना है फोरेंसिक साइंस के फील्ड में। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव वेरिएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो मंत्रिमंडल ने बेसिकली क्या किया है, जो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी है। तो याद रखना है ये कौन सी स्कीम है, वीजीएफ, वायबिलिटीज गैप फंडिंग स्कीम। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपार अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के लिए जो कुल बजट रखा गया वो कितना रखा गया, 7,453 करोड़। यह निर्णय भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बेसिकली कदम है। ओके, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है इकोनॉमिकल डिसीजन जो लगभग 2.88 लाख करोड़ का है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.88 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक उपायों को मंजूरी दी है। इन उपायों में 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि शामिल है। उसके साथ साथ वाराणसी हवाई अड्डे का विस्तार भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह भी स्थापित किया जाएगा इसी बजट और के अंदर और इसी प्रोजेक्ट के अंदर। और इस निर्णयों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों को सुदृढ़ करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। तो जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको ही एनहेंस करना है और बहुत सारे क्षेत्रों को बेसिकली बूस्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल टॉप 100 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहले आपको सीपीपीआई पता होना चाहिए। तो सीपीपीआई बेसिकली क्या है, एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू जारी एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी इस सीपीपीआई इंडेक्स में शामिल हुए हैं और ये देश में पहली बार है कि इतने बड़े लेवल पर बंदरगाह को मान्यता दी गई है। तो यह पहली बार है जब भारतीय बंदरगाहों को यह मान्यता प्राप्त हुई है। रिपोर्ट विश्व बैंक और बेसिकली एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने इस उपलब्धि के लिए सागरमाला कार्यक्रम को श्रेय दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करना और उनकी दक्षता में सुधार करना है। क्लियर? तो अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सीपीपीआई रिपोर्ट, उसमें टॉप 100 बंदरगाहों मैनेज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के 9 मेजर पोर्ट शामिल हुए हैं। डन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एक्सिस बैंक ने मैक लाइफ इंश्योरेंस की सहायक कंपनी में 336 करोड़ की अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण की है। तो अभी एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली सब्सिडरी के 336 करोड़ रुपए में 19.2% शेयर। तो बढ़कर कितने हो गए ये, 19.2% हो गए। अधिग्रहण का उद्देश्य है बीमा क्षेत्र में एक्सिस बैंक की स्थिति को मजबूत करना। तो 19.02% से बढ़कर अब कितने हो गए हैं, 19.66% हो गए हैं। तो पहले एक्सिस बैंक के पास ऑलरेडी एक्वायर्स थे, अब 336 में उन्होंने 19.02 से बढ़ाकर अपने शेयर्स 19.66% कर लिए। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज से है। तो आर्मी हॉस्पिटल R&R दिल्ली लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म फोर्स। तो पहली बार त्वचा बैंक सुविधा शुरू की जा रही है कहां पर, सेना अस्पताल दिल्ली में सशक्त बलों या सशक्त बल में जो फोर्सेस हैं उनके लिए। तो नई दिल्ली स्थित सेना अस्पताल विच इज अनुसंधान एवं रेफरल ने एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक सुविधा खोली है जो सशक्त बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर पहली पहल है। यह सुविधा युद्ध से संबंधित जलने के मामले और अन्य त्वचा स्थितियों के उपचार के लिए समर्पित है। क्लियर? तो स्किन बैंक का मतलब क्या है, जो युद्ध में स्किन जल जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर उपचार किया जाएगा। त्वचा बैंक त्वचा प्रत्यारोपण के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगा। सुविधा में प्लास्टिक सर्जन, ऊतक इंजीनियर और विशेष तकनीशियन शामिल हैं जो कठोर सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों का
पालन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज। तो इन भारतीय सेना ने स्वदेशी अस्मी सबमशीन गन को शामिल किया है। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन अस्मी सबमशीन गन का आदेश दिया है। आदेश की अगर कीमत की बात करें तो कितनी होगी इन 550 स्वदेशी गन की? 4.26 करोड़। इन गन को बनाएगा कौन? लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा इन्हें निर्मित किया जाएगा, जो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार को भारतीय सेना में शामिल किए जाने का पहला अवसर है। यह कदम रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो वर्टसिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो वर्टिसिला बेसिकली ऑयज एबीपी ने एक फिनलैंड आधारित कंपनी ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट तैयार किया है। तो ये पहला है जो 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट है। वर्टसिला 21 इंजन प्राकृतिक गैस और 25% हाइड्रोजन मिश्रण पर चल सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित होती है। हाइड्रोजन रेंडी इंजन पावर प्लांट अवधारणा को TUV SUD द्वारा प्रमाणित किया गया है। इससे पहला चरण अवधारणा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 100% हाइड्रोजन रेंडी इंजन 2025 में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है और 2026 में डिलीवरी के लिए तैयार किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो ओडिशा तट पर एक सांप इल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। किसने खोजा इसे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसका क्या नाम दिया गया है? ऑफिथक्स सुयाई। तो इस प्रजाति के नाम ओडिशा के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास के पूर्व संयुक्त निदेशक सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में रखा गया है। अध्ययन को सुवर्ण रेखा और बहुधा मुहानो और पारादीप मछली लैंडिंग केंद्र से एकत्रित नमूनों पर किया गया है। मियामी विश्वविद्यालय द्वारा मरीन साइंस बुलेटिन में ये जो निष्कर्ष है इसको प्रकाशित किया गया। तो याद रखना है ये ऑफिथिक्स सुयाई क्या है? एक सांप की नई प्रजाति है जिसको कहां पर डिस्कवर किया गया है? उड़ीसा तट पर डिस्कवर किया गया है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। क्लियर? ओके, तो भारतीय भाला फेंक प्लेयर हैं बेसिकली नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह कार्यक्रम तुर्की फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स 2024 में आयोजित किया गया था। तो जो पावो नुर्मी गेम्स है वहां पर वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर हुआ था, इवेंट था जहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम याद रखना, नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेल 2024 में अपनी चमक बरकरार रखी और गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम क्या है? ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने अभी क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो पर्सनैलिटी का नाम और किस कंट्री के हैं ये पता होना चाहिए। तो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना लास्ट मैच T20 2024 वर्ल्ड कप खेला था। तो इन्होंने पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ अपना लास्ट मैच खेला है। मैच तारोबो के ब्राउन लारा स्टेडियम में खेला गया। बोल्ट का संन्यास एक शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत है। तो नाम याद रखना है, ट्रेंट बोल्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेज न्यूज से बात करूं तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी बेसिकली युद्ध होते हैं, युद्धों के समय जो यौन उत्पीड़न होता है, यौन हिंसा होती है, उसको समाप्त करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल प्रतिवर्ष 19 जून को हम क्या बनाते हैं? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। यह दिन यौन हिंसा के पीड़ितों और बचे हुए लोगों का सम्मान करता है और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने इस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो 2024 की थीम है संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर हमले, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के बचे लोगों के लिए प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की घोषणा 19 जून 2015 को की थी और पहली बार इस दिन को कब बनाया गया था? 2016 में इस दिन को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था।
तो याद रखना इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट 2024। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज में राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे। तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल रीडिंग डे? प्रतिवर्ष 19 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक पी नारायण पनिकर की पुण्यतिथि को चिन्हित किया जा सके। इस बार अगर हम बात करें तो कौन सा दिन मना रहे हैं? 29वां राष्ट्रीय पठन दिवस मना रहे हैं। यह दिन पहली बार 19 जून 1996 को केरल में वायदीनियम या पाठन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषणा की और 22वें पठन डिजिटल पठन माह के शुभारंभ की भी घोषणा की। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2024। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 जून को हम वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका पर्पस है युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों को बेसिकली समर्पित ये दिन मनाया जाता है। यह उनकी दुर्दशा की याद दिलाता है और शरणार्थियों का समर्थन और स्वागत करने के लिए एक आह्वान है। अगर इस बार की थीम की बात करें तो हर किसी का स्वागत है, एवरीवन इज वेलकम 2024 की विश्व शरणार्थी दिवस की थीम रही है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज विश्व सिकल सेल दिवस 2024। तो ये एक तरह की अनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। तो वर्ल्ड सिकल सेल 2023 के बजट में भी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 से सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमारी के रूप में मान्यता दी है और 19 जून को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो धनलक्ष्मी बैंक है, उसके एमडी एंड सीईओ के रूप में अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? अजीत कुमार केके को। तो अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का एमडी सीईओ 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अजीत कुमार केके जेके शिवन का स्थान लेंगे, जो 2021 से एमडी और सीए के रूप में। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अजीत कुमार फेडरल बैंक से जुड़े हुए हैं पिछले 36 सालों से और वहां पर उच्च मुख्य मानव संसाधन अधिकारी भी है। क्लियर? तो याद रखना है, सीधा सीधा अपॉइंटमेंट है अजीत कुमार केके, जिनको धनलक्ष्मी बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट से न्यूज है बेसिकली। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वर्ल्ड में मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड का जिक्र किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें जो क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू है, लिस्ट है क्रोल के थ्रू पब्लिश किया गया है। तो भारत में 2023 में अगर टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड की बात करें तो वो किसको डिक्लेयर किया गया है? विराट कोहली को, विद 227.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ। तो भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह जो 2022 की सूची में शीर्ष पर थे, उन्हें 203.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट 2023 की रिपोर्ट में शीर्ष 5 में शामिल है। यह कोल की सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट का नोवा संस्करण है। तो कौन सा एडिशन है ये? 9th एडिशन है इसका। तो नाम याद रखना है आपको, विराट कोहली, रणवीर सिंह, देन उसके बाद शाहरुख, अक्षय और आलिया। भारत में ये टॉप 5 पर है। ओके, नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से न्यूज है। तो चिराग पासवान और श्री रवनीत सिंह जी ने लॉन्च की है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप चिराग पासवान और रवनीत सिंह जी के थ्रू लॉन्च की गई है। तो खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान और खाद्य प्रसारण उद्योग और रेल राज्य मंत्री हैं श्री रवनीत सिंह जी, जिन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह लॉन्च विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण का पूर्वालोकन करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। यह उद्योग में वैश्विक साझेदारी और निवेश को भी सुगम बनाएगा। तो चिराग पासवान और रवनीत सिंह का नाम याद रखना है फॉर अ मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। डन। नेक्स्ट है 112वां इंटरनेशनल लेबर या श्रम सम्मेलन
कहां पर कंडक्ट किया गया? 3 से 14 जून को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया। तो इस सम्मेलन में लगभग 4900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सरकारी नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधियों ने किया। 113वां आईएलयू जून 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो कौन से नंबर का है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो उसी के थ्रू इसे क्या किया गया था? कंडक्ट किया गया था 112वां संस्करण। नेक्स्ट 113वां भी डिक्लेयर कर दिया गया, जो कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? जून 2024 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो सबमिट और कॉन्फ्रेंस से ही न्यूज है नेक्स्ट भी हमारी। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी ने ऑर्गेनाइज किया है योगा फॉर स्पेस इन कोलैबोरेशन विद सुयश। सो बेसिकली कहां पर? बेंगलुरु में। तो ऑर्गेनाइजेशन ने CCRYN ने सुयस के सहयोग से बेंगलुरु में अंतरिक्ष के लिए योग पर सम्मेलन किया है। तो यह कार्यक्रम इस व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के पालन का हिस्सा था। इसकी थीम रही स्वयं और समाज के लिए योग। तो इसकी थीम क्या रही है? खुद के लिए और समाज के लिए योग। सम्मेलन ने अत्याधुनिक परिस्थितियां और अंतरिक्ष वातावरण में योग के लाभों का अन्वेषण किया। तो याद रखना है, योगा फॉर स्पेस किसके थ्रू स्टार्ट किया गया? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सुयश। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो 2024 केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार आरबीआई ने वर्ष का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 एशियन पैसिफिक रीजन के लिए किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 डिस्कस किए गए थे लंदन में, बेसिकली जहां पर आरबीआई को रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मनोरंजन मिश्रा जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है, उन्होंने लंदन में आरबीआई की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम संस्कृति को बढ़ाने और भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण प्रगति को यह पुरस्कार दिखाता है। 2024 के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 13 सेंट्रल बैंक श्रेणी और 12 भागीदारी और सेवा प्रदाता श्रेणियां शामिल है। तो याद रखना है, वर्ष का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से, तो दुनिया भर में प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का अवार्ड है और ये अभी पहली बार है कि किसी भारतीय को मिला है। और कौन है वो? विनोद गनात्रा। तो पहले भारतीय बन गए हैं विनोद गनात्रा इस तरह का कोई अवार्ड लेने वाले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो कौन है? विनोद गात्रा। तो उन्होंने बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए जोहान्सबर्ग में 7th नेशनल मंडेला चिल्ड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से सम्मानित किया गया। गात्रा ने 400 से अधिक वृत्त चित्रियों और समाचार रीलों की निर्देशक और संपादन किया और बच्चों और युवाओं के लिए लगभग 25 टीवी कार्यक्रम का निर्माण किया है। उन्हें लिव उलमन शांति पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इससे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 20th of June 2024 के जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल न्यूज में देखा। इंटरनेशनल न्यूज में हमने क्या देखा कि गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए इंडिया और गाम्बिया ने क्या किया है? एक एमओयू साइन किया है। तो भारत और गाम्बिया का एमओयू देखा था जो गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए साइन किया गया था। उसके बाद सिप्री की हमने रिपोर्ट देखी थी कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा 172 वॉरहेड न्यूक्लियर पोजीशंस है। उसके बाद हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, बेसिकली डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक रिपोर्ट जारी की है और बताया कि दुनिया एनवायरनमेंट, हेल्थ और हंगर में काफी पीछे है। नेशनल न्यूज में हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं मिनरल सहित ऑक्शंस के लिए। उसके बाद हमने संकारा आई फाउंडेशन देखा जिसमें पहली बार कोई लैब आई केयर के लिए एस्टेब्लिश की गई है अपनी तरह की। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के लिए हमने कैबिनेट का अप्रूवल देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैबिनेट ने वाइबल गैप फंडिंग स्कीम स्टार्ट की है। बैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो
यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है 2.88 लाख करोड़ का वित्तीय बेसिकली आर्थिक निर्णय की घोषणा की है। भारत के 9 प्रमुख बंदरगाहों को जो वर्ल्ड बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 जो पोर्ट्स है उसमें शामिल कर लिया गया है। उसके साथ साथ एक्सिस बैंक ने क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कुछ शेयर्स को 3.336 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नेक्स्ट डिफेंस से हमने देखा था कि त्वचा बैंक पहली बार दिल्ली में सेना अस्पताल के थ्रू खोला गया है। और उसके साथ साथ हमने देखा था इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया इंडिजीनियस एसएमआई सब मशीन गन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था वर्टसिला ने विश्व का पहला सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ हमने देखा था अभी ओडिशा कोस्टल पर एक सांप की नई प्रजाति पाई गई है। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो हमने नीरज चोपड़ा से देखा था कि उन्होंने पावर नुर्मी खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया और ट्रेन बोल्ट जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा था संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पठन दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 2024, विश्व सिकल सेल दिवस 2024, जो एक तरह का अनीमिया है जहां पर रेड ब्लड सेल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने नियुक्ति और इस्तीफे से समाचार देखा जिसमें हमने देखा कि अजीत कुमार केके को 3 साल के कार्यकाल के लिए धनलक्ष्मी बैंक का क्या बनाया गया है, एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने समाचार देखा जिसमें देखा कि विराट कोहली क्रोल की 2023 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में 228 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। सम्मेलन से हमने देखा था कि चिराग पासवान और रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए वेबसाइट और मोबाइल लॉन्च किया है। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 112वां जेनेवा स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया और 113वां जून में कंडक्ट किया जाएगा स्विट्जरलैंड में। उसके साथ साथ हमने देखा था कि यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने योगा फॉर स्पेस बेंगलोर स्टार्ट किया है CCRYN के कोलैबोरेशन के साथ। और लास्ट में हमने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देखा जिसमें हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में किसको दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। और विनोद ग्वात्रा भारत के पहले पर्सन बने हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ अफ्रीका से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।